हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर को एक शॉर्ट मूवी के स्टाइल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ खत्म करेंगे। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि फ्रांस, इटली, जर्मनी और ब्रिटेन देश कैसे बने, कैसे आजाद हुए, ये कैसे डेमोक्रेटिक बने। लेकिन मूवी में जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है ना, उसी तरीके से इस चैप्टर में भी पार्ट 1 है जो कि क्लास 9th में रिलीज हो चुका है फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से। तो नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट करने से पहले आपको 2 मिनट में फ्रेंच रेवोल्यूशन का रिकैप दे देता हूँ ताकि और अच्छे से ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाए। तो आपको बता दो, दुनिया में इतने सारे रेवोल्यूशन हुए बट फ्रेंच रेवोल्यूशन वन ऑफ द बिगेस्ट रेवोल्यूशन माना जाता है। अब इसका रीजन ये है कि वर्ल्ड में पहले 90% कंट्रीज में मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की सिस्टम बोले तो राजा का शासन, और उस समय लोग और किंग ये मानते थे कि दे हैव डिवाइन राइट एंड ट्रेडिशन टू रूल, मतलब किंग्स को गॉड ने राज करने के लिए अपॉइंट किया है, यानी ये किंग जो है ये गॉड के ही वंशज है। तो भाई उनके खिलाफ आंदोलन करना मतलब समझो तो पाप करना। तो ऐसे ही सिस्टम था फ्रांस में। फ्रांस की सोसाइटी की बात की जाए तो फ्रांस की सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी हुई थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी, बोले तो चर्च पीपल। सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी, जिसमें किंग्स और मिनिस्टर्स आते थे, और थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल्स। टैक्स की बात की जाए तो सिर्फ थर्ड स्टेट को ही हर चीजों के लिए टैक्स भरना पड़ता था, क्योंकि उनके हिसाब से तो भाई फर्स्ट और सेकंड स्टेट को गॉड ने अपॉइंट किया था, तो भला वो टैक्स क्यों भरे। अब देखने वाली बात यह है कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट बहुत अमीर थे और थर्ड स्टेट की भूख से मरने की हालत हो गई थी। इसलिए बोला जाता है ना, मरता क्या ना करता। तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, जिसमें लोग सड़कों पर उतर आते हैं और बहुत ही यूनाइटेड तरीके से आंदोलन करते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फाइनली फ्रांस में मोनार्की सिस्टम हट जाता है और फ्रांस बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोले तो 50% पावर मोनार्क के हाथ में होगी और 50% पावर लोगों के हाथ में होगी। लोगों के लिए नेशनल असेंबली सरकार बनाती है, जिसमें एक्टिव सिटीजन्स को ही वोट देने का अधिकार था। अब भाई एक्टिव सिटीजन्स कौन होते हैं? तो जो भी मेल हो और 25 ईयर से अबव हो और एटलीस्ट 3 डेज की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करते हो, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था और उन्हीं को कहा जाता था एक्टिव सिटीजन्स। अब बाकी लोग पैसिव सिटीजन्स हुआ करते थे। अब आप ये सोच रहे होंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद तो मोनार्की हट गया तो फ्रांस में सब ठीक हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नेशनल असेंबली सरकार नहीं चला पाती, इसलिए फ्रांस में एक नई पार्टी का सरकार बनता है, जैकोबिन पार्टी। अब जैकोबिन पार्टी गरीबों की पार्टी थी। इसमें कॉबलर्स, लैंडलेस लेबरर्स, गरीब किसान, यही लोग आते थे। जैकोबिन पार्टी के समय फ्रांस रिपब्लिक कंट्री बन जाता है, यानी उसमें मोनार्की पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। और उस समय के जो राजा थे लुइस 16, उनको गद्दारी की सजा दी जाती है और गुलोटीन करके मार दिया जाता है। लेकिन जैकोबिन पार्टी भी सरकार नहीं चला पाती। तो जैकोबिन पार्टी के बाद रूल ऑफ डायरेक्टरी आता है, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रूल ऑफ डायरेक्टरी भी नहीं चल पाता। तो लास्ट में नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को फ्रांस का डिक्टेटर घोषित कर देते हैं। और इस साल क्लास 10th में हमको वहीं से कहानी को स्टार्ट करना है, नेपोलियन बोनापार्ट से। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले इस चैप्टर का बुक खोलते हुए आपको एक पेंटिंग दिखती है। ये पेंटिंग 1848 में फ्रेडरिक सोरियो, एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाई थी। इसने 4 प्रिंट्स की सीरीज बनाई थी जिसका नाम डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक था। पेंटिंग की बात की जाए तो इस पेंटिंग में आप देखोगे कि यूरोप और अमेरिका के लोग एक लंबी लाइन में चल रहे हैं। वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजर रहे हैं और उसे रेस्पेक्ट दे रहे हैं। बात ये आती है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ही क्यों? तो आपको बता दो, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम आर्टिस्ट लिबर्टी बोले तो आजादी को फीमेल फिगर की तरह दिखाते थे। अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात की जाए तो इसके हाथ में एक टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, बोले तो ज्ञान की मशाल, और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, बोले तो इंसानों के अधिकार। और नीचे जमीन पर टूटे हुए क्राउन्स और सिंबल्स पड़े हैं एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के। तो एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है? तो ऐसी सरकार जिसके पावर पर कोई रोक टोक ना हो, बोले तो जैसे कि मोनार्की। अब सोरियो का ये विजन यूटोपियन था। यूटोपियन का मतलब एक ऐसी दुनिया जो इतनी परफेक्ट थी कि उसके एक्चुअल में एग्जिस्ट करना मुश्किल। मतलब ये टूटा हुआ क्राउन उनकी कल्पना को दिखाता था कि वो चाहते थे कि सारी दुनिया में मोनार्की खत्म हो जाए और डेमोक्रेसी आ जाए। पेंटिंग में आप देखिएगा तो सबसे आगे यूएसए और स्विट्जरलैंड, क्योंकि वो ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे। फिर फ्रांस ट्राई कलर फ्लैग के साथ, फिर उसके बाद जर्मनी ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग के साथ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये पेंटिंग बनी 1848 में, तब जर्मनी एक यूनाइटेड स्टेट था ही नहीं। ये पेंटिंग फ्रेडरिक सोरियो की उम्मीद को शो कर रही थी, होप को दिखा रही थी। और ऊपर आप आसमान में देखिएगा तो क्राइस्ट और सेंट्स जो है ऊपर से फ्रेटर्निटी, बोले तो भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। अब फ्रेडरिक सोरियो के पेंटिंग को देखने के बाद हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। कहानी का रियल स्टार्ट तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ ही हो गया था। और हमने पहले ही देख लिया है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस में मोनार्की सिस्टम था, बोले तो राजा का राज था। अब इतना बड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो ये होना पॉसिबल तभी था जब लोगों के दिलों में कलेक्टिव आइडेंटिटी हो।
बोले तो हम सब एक है इसकी भावना हो। तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, चलिए उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले रेवोल्यूशनरीज ने ला पात्रे द फादरलैंड एंड ले सिटोयन द सिटीजन्स का नारा दिया। उन्होंने कहा देश राजा का नहीं, हम सबका फादरलैंड है, हम सब सिर्फ प्रजा नहीं बल्कि इस देश के नागरिक हैं। दूसरा, न्यू फ्लैग लाया गया। रॉयल स्टैंडर्ड जो कि राजा का झंडा था उसे हटा करके नया ट्राई कलर फ्लैग लाया गया। अब आप ये सोच रहे हो कि नया फ्लैग लगाने से क्या हो जाएगा, तो आप एक बात सोचिए, हमारे देश का झंडा आपको कहीं गिरा हुआ दिख जाए तो किस तरीके से हम उसे उठाकर चूम लेते हैं। तो फ्लैग ये भावना जगा सकती। थर्ड स्टेप उन्होंने लिया कि स्टेट जनरल जो कि पुरानी पार्लियामेंट का नाम था उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। नंबर 4, न्यू हिम्स वेयर कंपोज्ड एंड ओथ्स वेयर टेकन। बोले तो नई कस्में खाई गई और शहीदों को श्रद्धांजलि दिया गया, और ये सब जितना हो रहा था सभी देश के नाम पर। नंबर 5, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन लाया गया। बोले तो सबके लिए एक जैसा कानून बनाया गया। नंबर 6, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश किया गया। फ्रांस के अंदर ही ट्रेड करने पर जो टैक्स लगता था उसे खत्म कर दिया गया। नंबर 7, लैंग्वेज, जो अलग अलग लैंग्वेजेस थी फ्रांस में उसको हटाकर फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। अब रेवोल्यूशनरीज ने यह भी डिक्लेयर किया कि उनका मिशन सिर्फ फ्रांस को नहीं बल्कि पूरे यूरोप को डेस्पोटिज्म, बोले तो तानाशाही से आजाद कराना है। जैसे ही ये न्यूज यूरोप के बाकी शहरों में पहुंची, वहां के स्टूडेंट्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास ने जैकोबिन क्लब्स बनाना शुरू कर दिया, ताकि जब उस देश में फ्रेंच आर्मी जाए हमला करने के लिए तो अपने देश के बजाय वो फ्रेंच आर्मी का साथ दे, ताकि फ्रांस में जिस तरीके का सिस्टम आया है उनके देश में भी उस तरीके का सिस्टम आ जाए और उनका देश भी डेस्पोटिज्म से आजाद हो जाए। नेपोलियन की बात की जाए तो उसने फ्रांस में डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और डिक्टेटरशिप वापस लेते आया था, बट एडमिनिस्ट्रेशन में वो एक तरह का जीनियस था। उसने सिविल कोड 1804 लाया जिसे हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। तो सिविल कोड का सबसे पहला फीचर्स था प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ को नेपोलियन के द्वारा अबॉलिश कर दिया गया। मतलब जन्म से जो अमीर होने के फायदे थे जैसा कि क्लर्जी और नोबिलिटी को मिलता था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। सेकेंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ लाया गया। बोले तो कानून के नजर में सब के सब बराबर होंगे। थर्ड, राइट टू प्रॉपर्टी लाया गया, मतलब लोगों को अब प्रॉपर्टी रखने का अधिकार मिल गया। नंबर 4, फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश, किसानों को सर्वडम, बोले तो बंधुआ मजदूरी से आजादी दिलाई गई और मैनोरियल ड्यूज यानी लगान से आजाद किया गया। नंबर 5, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी नेपोलियन ने बहुत अच्छा कर दिया। नंबर 6, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड, मतलब टाउन्स में व्यापारियों पर लगी रोक को हटा दिया गया। शुरू में फ्रांस ने जिस जिस देशों पे कब्जा किया था जैसे कि हॉलैंड और स्विट्जरलैंड, वहां पे नेपोलियन को हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, बोले तो आजादी का देवता माना गया। बट द इनिशियल इंथुसियाज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी, मतलब जो उन्हें देवता मानते थे उनके दुश्मन बन गए। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नेपोलियन ने सबसे पहला तो टैक्स बढ़ा दिया था, दूसरा सेंसरशिप लगा दी थी, मतलब राजा के खिलाफ ना कुछ कोई लिख सकता था ना बोल सकता था। नंबर 3, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन, बोले तो जबरदस्ती लोगों को फ्रेंच आर्मी में भर्ती किया गया ताकि नेपोलियन बाकी यूरोप को जीत सके। अब हम बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की ओर, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस टॉपिक में हम नेपोलियन की स्टोरी को थोड़ा सा पॉज लेकर के 4 टर्म्स को समझेंगे। एक तो एरिस्टोक्रेसी, नंबर 2 पीजेंट्री, नंबर 3 द न्यू मिडिल क्लास और नंबर 4 लिबरल नेशनलिज्म। सबसे पहले एरिस्टोक्रेसी की बात की जाए तो एरिस्टोक्रेट्स होते थे अमीर लोग। ये यूरोप में पॉपुलेशन में कम थे पर डोमिनेंट थे। इनके पास बड़ी स्टेट्स थी, बोली तो बड़ी बड़ी जमीनें थी और ये आपस में फ्रेंच भाषा में ही बात करते थे और आपस में ही शादियां करते थे। नंबर 2 पीजेंट्री, जो कि गरीब किसान, ये मेजोरिटी में थे। वेस्ट यूरोप में ये टीनेंट्स की तरह थे, बोले तो किराएदार की तरह, और ईस्ट यूरोप में ये सर्फ थे, बोले तो गुलाम किसान। नंबर 3 आता है हमारा न्यू मिडिल क्लास। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद, जो कि 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में हुआ था, इसकी वजह से नए सोशल ग्रुप्स आए जिन्हें हम वर्किंग क्लास या फिर मिडिल क्लास कहते हैं। इनमें इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल आते हैं। इन्हीं लोगों ने नेशनल यूनिटी और लिबरल नेशनलिज्म की मांग की थी। तो इसी से हम देखते हैं हमारा 4th टर्म लिबरल नेशनलिज्म। तो लिबरलिज्म वर्ड लेटिन रूट वर्ड लिबर से आया जिसका मतलब होता है फ्री। तो लिबरल नेशनलिज्म को हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक। इसका पॉलिटिकल मतलब होता है गवर्नमेंट बाय कंसेंट, बोले तो सहमति के सरकार। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी और क्लेरिकल प्रिविलेजेस, बोले तो राजा और चर्च का राज खत्म होना। कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट। अब आप सोचेंगे कि गवर्नमेंट बाय सहमति भी है, राजा भी नहीं है, पार्लियामेंट भी है, तो भाई इसका नाम तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, फिर लिबरल नेशनलिज्म क्यों? तो डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म को ये 4th पॉइंट डिफर करता है। यूनिवर्सल सफरेज, जैसे कि डेमोक्रेसी में सभी को वोट देने का अधिकार था, बट लिबरल नेशनलिज्म के अनुसार वोट देने का अधिकार सिर्फ मेंस को था। अब इसका इकोनॉमिक मतलब समझ लेते हैं। तो लिबरल नेशनलिज्म का इकोनॉमिक मतलब है व्यापार में आजादी।
नेपोलियन के टाइम पर हर जगह अलग अलग करेंसी यूज होती थी और हर जगह अलग अलग नापतोल होता था। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक व्यापारी अगर हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाता था तो उसे 11 कस्टम बैरियर्स पर 5% टैक्स देना पड़ता था। कपड़ा नापने का स्केल भी अलग था। ईल, जिसका मेजरमेंट हर जगह अलग अलग था। कहीं पे एक ईल 55 सेंटीमीटर, कहीं पे एक ईल 65 सेंटीमीटर, कहीं पे एक ईल 53 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसमें चेंजेस थी। तो नेपोलियन ने इस परेशानी का ये हल निकाला था कि 1834 में पुरुसिया में एक ज़ोलेवरिन कस्टम यूनियन बनाया। कस्टम यूनियन के अनुसार यूरोप में टैरिफ बैरियर हटा दिए गए और 30 करेंसी को घटा करके सिर्फ 2 कर दिया गया। जब नेपोलियन इतना तरक्की करने लगे और अगल बगल देश को जीतते जा रहे थे तो 1848 में नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में अरब कंट्रीज बोले तो पुरुसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ने मिलकर हरा दिया और यहीं पे नेपोलियन की कहानी समाप्त हो जाती है। अब भाई नेपोलियन की कहानी समाप्त होने के बाद फ्रांस में क्या हुआ ये अब हम देखेंगे। तो जिन कंट्रीज ने नेपोलियन को हराया था ये लोग कंजर्वेटिव्स थे। अब कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? तो इनका मानना था कि सोसाइटी में पुराने सिस्टम होने चाहिए, मोनार्की होना चाहिए, चर्च सिस्टम होना चाहिए, सोशल हायरार्कीज जैसे कि फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट था ये होना चाहिए। लेकिन ये कंजर्वेटिव्स न्यू कंजर्वेटिव्स थे क्योंकि इनका मानना था कि पूरी तरीके से हमें बैकवर्ड सोसाइटी में नहीं जाना है। ये नेपोलियन के मॉडर्नाइजेशन को, मोनार्की को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी यूज़ करना चाहते थे। मतलब ये पुराने ख्याल के भी थे और नेपोलियन के जो मॉडर्नाइजेशन सोच आया था उसको भी अपनाना चाहते थे, इसलिए इनको न्यू कंजर्वेटिव्स कहा गया। अब जैसे नेपोलियन 1815 में हारते हैं तो उनके हारने के बाद ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है। इस ट्रीटी को होस्ट किया था ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। तो अब जो ट्रीटी साइन हुई नेपोलियन के हारने के बाद, उस ट्रीटी में क्या था ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला डिसीजन लिया गया, बॉर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर कर दिया गया। लुई 16 के खानदान को ही बॉर्बन डायनेस्टी कहा जाता है। और दूसरा, फ्रांस ने वो सारी टेरिटरीज खो दी जो नेपोलियन के अंडर उन्होंने जीता था और फ्रांस के बॉर्डर में छोटे छोटे स्टेट्स बना दिए गए, नीदरलैंड, पाइडोमेंट्स, प्रूसिया, ताकि फ्रांस और फ्यूचर में एक्सटेंड ना कर सके। लेकिन 4th नंबर जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट जो कि नेपोलियन ने बनाया था, जिसके तहत आपके जाकर के सिर्फ 2 ही करेंसी थी या फिर हर जगह नापतोल का सिस्टम एक था, इसे टच नहीं किया गया, इसे नहीं हटाया गया। अब ये जो सरकार है फ्रांस में, ये कंजर्वेटिव और ऑटोक्रेटिक थी, यानी फ्रांस में फिर से मोनार्की सिस्टम लागू हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे न्यू टॉपिक की ओर, द रिवोल्यूशनरीज। 1850 के बाद लिबरल्स डर के मारे अंडरग्राउंड हो गए। इनका मकसद था मोनार्की का विरोध करना और लिबर्टी के लिए लड़ना। इसी में एक फेमस रेवोल्यूशनरी थे जुसेपी मजीनी, जो कि इटली से थे। वो कार्बोनरी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने और 24 साल की उम्र में उन्हें आंदोलन करने की वजह से देश से निकाल दिया गया। उन्होंने 2 नई सोसाइटीज़ बनाई, यंग इटली मर्सलीज में और यंग यूरोप बर्न में। उनका मानना था गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, यानी देश बनाना भगवान की मर्जी है। उनके लिए मेटरनिक एक सेंटेंस कहते हैं, जोसेपी मजीनी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मतलब हमारी समाज का सबसे बड़ा दुश्मन जोसेपी मजीनी है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। अब यूरोप में 2 ग्रुप्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, कंजर्वेटिव्स और लिबरल नेशनलिस्ट। और जुलाई 1830 में फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है। फ्रांस की स्थिति बुरी हो जाती है, जिसके कारण लोग सड़कों पर उतर आते हैं और फ्रांस में बॉर्बन किंग, जिसको 1815 के बाद किंग बनाया गया था, उसको हटा करके लुइस फिलिप के साथ फ्रांस फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाता है। इसी समय ड्यूक मेटरनिक एक फेमस डायलॉग कहते हैं, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब जब भी फ्रांस को छींक आती है सारी यूरोप को सर्दी हो जाती है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि अगर फ्रांस में कुछ भी आंदोलन होता था, इसका असर अगल बगल के देशों में भी देखने को मिलता था। और उनका बात सही भी होता है, क्योंकि जुलाई में जब 1830 में फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है, इसके बगल देश में ब्रुसेल्स में भी आंदोलन हो जाता है और बेल्जियम किंगडम ऑफ नेदरलैंड से अलग हो जाता है। और साथ में इसी समय में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी होता है। आपको बता दें, ग्रीस 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। यूरोपियन ग्रीस को कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन मानते थे। मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन का शुरुआत यहीं से हुआ था, इसलिए वो लोग ग्रीस का इंडिपेंडेंस चाहते थे। इसी में एक पोएट का नाम भी आता है, लॉर्ड बायरन। उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और वार लड़ने गए, लेकिन उनको बुखार से वहां उनकी मृत्यु हो गई। फाइनली 1832 में ग्रीस ऑटोमन एम्पायर से अलग हो जाता और यहाँ पे साइन होता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इस बुक में 2 ट्रीटी का नाम आया है, एक तो ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ वियना
और दूसरा हम लोग पढ़े हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो याद रखिएगा ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब साइन हुआ था और क्यों साइन हुआ था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोमांटिसिज्म। अब आप एक बात समझ लीजिए, सिर्फ वॉर या फिर लड़ाई से देश नहीं बनते, देश बनाने के लिए कल्चर, सॉन्ग्स, स्टोरीज भी इंपॉर्टेंट हैं। और तो यूरोप में भी रोमांटिक आर्टिस्ट साइंस और रीजन को क्रिटिसाइज करते थे और इमोशन और फोल्कलोर पर फोकस करते थे। जैसे कि एक जर्मन फिलोसोफर थे जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, उन्होंने कहा ट्रू जर्मन कल्चर कॉमन लोगों में है जिनको दास वोल को बोला गया, और फॉल्स और डांसेस से ही नेशन बनता है। जैसे कि आपको पोलैंड के एग्जाम्पल देते हैं। पोलैंड को रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया ने आपस में बांट लिया था, लेकिन वहाँ कैरोल करपुस्की ओपेराज और म्यूजिक के थ्रू स्ट्रगल जिंदा रखा। इवन लैंग्वेज को भी वेपन बनाया गया। आपको बता दें, पोलैंड में लोगों की आज़ादी छीन ली गई थी, उनके पास बस एक ही चीज़ था, लैंग्वेज। पोलैंड का वो हिस्सा जिसमें रसिया का कब्जा था, उन्होंने वहाँ पे पॉलिश लैंग्वेज को बैन कर दिया था, लेकिन चर्च प्रीस्ट ने रिलीजियस गैदरिंग में सिर्फ पॉलिश बोली। रिजल्ट ये निकला कि प्रीस्ट को जेल भेज दिया गया। वो लैंग्वेज को रसिया के खिलाफ यूज़ करते थे, तो पॉलिश लैंग्वेज यूज़ करना रशियन डोमिनेंस के खिलाफ रेजिस्टेंस बन गया था। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो 1815 का टाइम यूरोप में ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप का था। प्रॉब्लम क्या थी? पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी, लोग गांव छोड़कर शहर में आ गए थे, जहां पे शहर में स्लम्स बनने लगा था। नंबर 3, मशीन मेड गुड्स इंग्लैंड से आ रहे थे, जिसने लोकल हैंडमेड गुड्स का धंधा चौपट कर दिया था। नंबर 4, खाने के दाम डबल हो गए थे क्योंकि उस समय फसल खराब हो गई थी। उस समय 2 रिवोल्ट होता है, द रिवोल्ट ऑफ वीवर, सिलेसिया 1845। ये कहानी सिलेसिया गांव की है। वहाँ कॉटन वीवर्स रहा करते थे जो बुनाई का काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स उन्हें रॉ मटेरियल देते थे और बना हुआ कपड़ा लेते थे, लेकिन पैसे बहुत कम देते थे। 4 जून 1845 को वीवर्स का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुसकर खिड़कियां तोड़ दी, कपड़े फाड़ दिए। कॉन्ट्रैक्टर डर से भाग गए, लेकिन जब 24 घंटे बाद आर्मी के साथ वापस आए तो 11 वीवर्स को गोली मार दी गई। ये दिखाता है कि यूरोप में गरीबी किस लेवल पर थी। दूसरा रिवोल्ट हुआ 1848 में पेरिस में। वहाँ फूड शॉर्टेज हो गई थी, लोग सड़क पर उतर आए। और उस समय का जो राजा था लुइस फिलिप, पहले ही लुइस 16 की हालत वो देख चुका था, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है और फ्रांस फाइनली आज़ाद हो जाता है और फ्रांस बन जाता है रिपब्लिक। एक्टिव सिटीजन्स वगैरह सिस्टम सारा हटा दिया जाता है और राइट टू वोट फॉर ऑल मेल्स अबव 20 ईयर्स और राइट टू वर्क लाया जाता है। अब जा करके फाइनली क्लास 9 से लेकर के 10th के बाद फ्रांस आज़ादी हासिल कर लेता है। अभी हम और 3 देशों के बारे में देखेंगे, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के, कि वो कैसे राष्ट्र बने और वो कैसे आज़ाद हुए। लेकिन उससे पहले जर्मनी और इटली वगैरह में चल क्या रहा था वो देख लेते हैं। तो इसी में हमारा नया टॉपिक आता है 1848 में, द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। एक तरफ गरीब लड़ रहे थे, दूसरी तरफ मिडिल क्लास ने भी क्रांति शुरू कर दी थी। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैंकफर्ट शहर में मिले। संत पॉल चर्च में इकट्ठा हुए और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें उन्होंने लिखा कि जर्मनी पर एक राजा राज करेगा, लेकिन वो पार्लियामेंट के अंडर होगा। उन्होंने क्राउन प्रूसिया को राजा फ्रेडरिक विल्हेम IV को ऑफर किया, लेकिन राजा ने इन शर्तों पर ताज लेने से मना कर दिया और दूसरे किंग के साथ मिल गया। और पार्लियामेंट में ज्यादा लोग मिडिल क्लास के थे, उन्होंने वर्कर्स की डिमांड नहीं मानी थी, इसलिए वर्कर ने सपोर्ट खींच लिया। फाइनली किंग की आर्मी आई और असेंबली को भगा दिया। ये तो हाल चल रहे थे जर्मनी में। और इसमें देख लेते हैं वीमेन का क्या रोल था। तो औरतों ने भी न्यूज़पेपर बनाए, पॉलिटिकल मीटिंग्स की, डेमोन्स्ट्रेशन किए, लेकिन जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई तो उन्हें तो सिर्फ विजिटर गैलरी में खड़ा रहने दिया गया, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिला। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इस टॉपिक में हम 3 बड़े इवेंट्स देखेंगे जिसने यूरोप का नक्शा बदल दिया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली और ग्रेट ब्रिटेन। जैसा कि हमने देखा 1848 में मिडिल क्लास जर्मन ने कोशिश की थी कि वो इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाए, पर मोनार्की और मिलिट्री ने इसे दबा दिया था। तो अब इसके बाद जर्मन की यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी प्रूसिया ने ली। अब यूनिफिकेशन रिवॉल्यूशन से नहीं होगा, अब यूनिफिकेशन आर्मी के जरिए से होगा। तो प्रूसिया के चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क ने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई। उन्होंने 7 सालों में 3 लड़ाइयाँ लड़ी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ। विक्ट्री के बाद 18 जनवरी 1871 को वर्सलीज के बेहद ठंडे हॉल ऑफ मिरर में कैसर विलियम I को जर्मन एम्पायर घोषित किया गया। नए जर्मनी ने करेंसी, बैंकिंग और जुडिशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज करने पर जोर दिया। अब हम देखते हैं इटली का यूनिफिकेशन। इटली की हालत जर्मनी से अलग थी। वो 7 स्टेट्स में बटा हुआ था और सिर्फ सर्दिनिया पाइडोमेंट में इटालियन घराने का राज था।
इटली में नॉर्थ में ऑस्ट्रियंस, सेंटर में पोप और साउथ में स्पेन के बॉर्बन किंग्स का कब्जा था। तो सबसे पहले इटली के नॉर्थ पार्ट को जीतने की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर कैवर ने ली। वो ना ही रेवोल्यूशनरी थे ना ही डेमोक्रेट। इटालियन एलाइट होने के बावजूद फ्रेंच बहुत अच्छा बोलते थे, तो उन्होंने फ्रांस के साथ एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस किया और 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। बात की जाए साउथ की, तो जुसेप्पे गैरिबाल्डी ने अपने रेड शर्ट वॉलंटियर्स के साथ जाकर लोकल का साथ जीता और वहां जाकर के लोकल का साथ लेकर के स्पेनिश रूलर्स को हरा दिया। अब 1861 में विक्टर इमैनुअल II को राजा बना दिया जाता है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं कि वहाँ की अनपढ़ जनता को इटालिया का मतलब तक नहीं पता था। वो समझते थे कि ला तालिया विक्टर इमैनुअल की पत्नी का नाम है। अब आते हैं तीसरा, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का बनना कोई सडन रेवोल्यूशन नहीं था। 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन नेशन जैसा कुछ था ही नहीं। वहाँ अलग अलग एथनिक ग्रुप रहते थे, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, सबका अलग कल्चर था और पॉलिटिकल ट्रेडिशन भी अलग था। आपने बहुत बार सुना होगा इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम या फिर ग्रेट ब्रिटेन। तो चलिए देखते हैं इन तीनों में अंतर क्या है। सबसे पहले इंग्लिश नेशन बोले तो इंग्लैंड का दौलत और पावर बढ़ने लगा। 1688 में एक लंबे संघर्ष के बाद पार्लियामेंट ने मोनार्की से पावर छीन ली। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ, जिसके तहत इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आपस में मिल जाए। आपको बता दें, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। लेकिन स्कॉटलैंड के सारे लोग मिलना नहीं चाहते थे। स्कॉटलैंड जब इंग्लैंड में शामिल हुआ तो उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा। स्कॉटलैंड के हाईलैंडर्स को उनकी गैलिक लैंग्वेज बोलने और नेशनल ड्रेस पहनने से रोका गया और जिसने प्रोटेस्ट किया उसको उसके जमीन से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। इंग्लैंड ने आयरलैंड को भी अपने साथ मिला लिया। आयरलैंड में बता दें, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच गहरी दुश्मनी थी और इंग्लैंड में ज्यादातर रहने वाले लोग प्रोटेस्टेंट थे। इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट्स ने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को साथ दिया और वहाँ के कैथोलिक के जबरदस्ती अपने साथ मिला दिया। वहाँ भी लोगों ने बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट किया, जैसे कि वुल्फ टाउन और उनके यूनाइटेड आयरिशमैन ने 1798 के बाद बड़ा रिवॉल्ट किया, पर वो फेल हो गए। रिजल्ट क्या हुआ? तो 1801 में आयरलैंड को भी फोर्सिबली यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया। अब इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स मिलकर के बना ग्रेट ब्रिटेन। अब इसके बाद नए सिंबल्स जैसे कि यूनियन जैक, फ्लैग और गॉड सेव नोबल किंग को प्रमोट किया गया। ये तो हुई यूनिफिकेशन की बात। अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, विजुअलाइजिंग द नेशन। आपको बता दें, आर्टिस्ट ने देश को इंसान का रूप देना शुरू कर दिया था, जिसे हम लोग एलिगरी कहते हैं। जैसे फ्रांस में मारियान, इसका नाम मारियान रखा गया, जो एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था। इनके सिंबल्स लिबर्टी और रिपब्लिक के थे, रेड कैप, ट्राई कलर और कॉकेड। इनके स्टेच्यूज पब्लिक स्क्वायर में लगाई गई ताकि लोगों को यूनिटी याद रहे। और उसी तरीके से जर्मनी की एलिगरी थी जर्मेनिया। जर्मेनिया को ओक लीव्स का क्राउन पहना दिया गया। एनसीईआरटी के हिसाब से जर्मन ओक हीरोइज्म बोले तो बहादुरी का सिंबल था। और इसके बहुत सारे सिंबल है, जिसका लिस्ट मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, जिसका मीनिंग आप याद कर सकते। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की ओर, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। 19th सेंचुरी के एंड तक नेशनलिज्म एक खतरनाक मोड़ ले चुका था। सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट बना द बाल्कन्स। अब बाल्कन्स क्या है? ये एक ज्योग्राफिक और एथनिक डाइवर्स एरिया था। आज का रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेग्रो, इन सब को मिला करके बाल्कन्स एरिया बनता है। और यहाँ के रहने वाले लोग को स्लाव्स कहा जाता था। बाल्कन का बड़ा हिस्सा ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। जैसे जैसे ऑटोमन एम्पायर कमजोर हुआ और रोमांटिक नेशनलिज्म फैला, ये सारे स्टेट्स आज़ादी की मांग करने लगे। हर स्टेट एक दूसरे से जलते थे और अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाहते थे। ये छोटे छोटे स्टेट हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब बिग पावर्स रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी ने इस लड़ाई में दखल दिया। सब चाहते थे कि बाल्कन पर उनका कंट्रोल हो। इस पावर स्ट्रगल की वजह से एक के बाद एक लड़ाइयाँ हुई और एंड में यही टेंशन वर्ल्ड वार 1 का सबसे बड़ा कारण बना। वर्ल्ड वार 1 के बाद दुनिया भर में एंटी इंपीरियल मूवमेंट शुरू हुए। लोग अपने लिए अलग नेशन स्टेट मांगने लगे। नेशनलिज्म का आइडिया यूनिवर्सल बन गया, लेकिन हर देश ने अपने एक अलग तरह का नेशनलिज्म डेवलप किया। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? तो इस चैप्टर को हम एक शॉर्ट मूवी की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि प्रिंट की शुरुआत कहाँ हुई, कैसे हुई और हम तक प्रिंट कैसे पहुंची। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। हमारा आज का पहला टॉपिक है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। तो चलिए चलते हैं इसको जानने के लिए चाइना। सबसे पुरानी प्रिंट टेक्नोलॉजी चाइना, जापान और कोरिया में पाई जाती है, जिस प्रिंट टेक्नोलॉजी का नाम था हैंड प्रिंटिंग।
तो चाइना के हैंड प्रिंटिंग में वुड ब्लॉक के ऊपर इंक लगाकर पेपर को उसके ऊपर रब किया जाता था, बट पेपर इतना पतला होता था कि दोनों तरफ प्रिंट करना इम्पॉसिबल था। तो इसलिए चाइनीज इसे अकॉर्डियन बुक की तरह बनाकर स्टिच कर देते थे ताकि क्राफ्ट्समैन ब्यूटीफुली इसको बाद में कॉपी कर सके। और हाँ, ब्यूटीफुल तरीके से ही लिखे जाने को कैलीग्राफी कहते हैं। वैसे चाइना में सबसे ज़्यादा प्रिंटिंग इंपीरियल स्टेट कराया करता था, बोले तो किंग के तरफ से स्पॉन्सर होती थी यहाँ की प्रिंटिंग। बात दरअसल ऐसी है कि चाइना में इंपीरियल स्टेट अपने ऑफिशियल को हायर करने के लिए सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिया करता था। अब भाई पढ़ने के लिए कुछ तो प्रिंटेड मटेरियल चाहिए, और 16वीं सेंचुरी आते आते तक तो कैंडिडेट की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि प्रिंटिंग को भी बढ़ाना पड़ गया। लेकिन 17वीं सेंचुरी आते आते तक चाइना में अर्बनाइजेशन हो गया था, बोले तो शहरीकरण। अब ये जो प्रिंटिंग था सिर्फ स्कॉलर या ऑफिशियल यूज़ नहीं करते थे, बल्कि मर्चेंट्स ट्रेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे। और रीडिंग तो एक लीजर टाइम बन गया, यानी टाइम पास करने का जरिया बन गया। लोग स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफीज, रोमांटिक प्लेज, एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टरपीस, बोले तो पोयम स्टोरीज का सिलेक्टेड मास्टरपीस पढ़ने लगे। रिच वुमेन ने भी पढ़ना शुरू कर दिया, साथ साथ में पोएट्रिक और प्लेस भी रिच वुमेन लिखने लगी। और जब लेट 19वीं सेंचुरी आया तो यूरोप से चाइना में आ गया मैकेनिकल प्रेस और शंघाई प्रिंटिंग का हब बन गया। अब चाइना के बाद चलते हैं जापान की तरफ। बुद्धिस्ट मिशनरी जब चाइना से जापान गए तो अपने साथ हैंड प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी भी ले गई। हैंड प्रिंटिंग बोले तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। और वहाँ जापान की सबसे पुरानी बुक डायमंड सूत्र छपी। इस बुक में मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 6 पेजेस थे, और 6 पेजेस में टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर भी बने हुए थे। जापान में पिक्चर्स कपड़ों में, कार्ड्स में, पेपर मनी में सब जगह छपते थे। वहाँ मेडिवल एरा की बात की जाए तो पोएट और स्टोरी राइटर बहुत बुक छापते थे, जिससे वहाँ किताबों की भरमार थी। और पिक्चर प्रिंटिंग तो इसको और ज़्यादा बढ़ावा देती थी। आपको बता दें, लेट 18वीं सेंचुरी में एडो, जो कि अब टोक्यो है, वहाँ की लाइब्रेरीज और बुक स्टोर हैंड प्रिंटेड मटेरियल से भरे पड़े थे, जहाँ हर तरीके के बुक आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे बुक्स ऑन वुमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कैलकुलेशन, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट के ऊपर बुक, प्रॉपर एटिकेट के ऊपर बुक, कुकिंग के ऊपर बुक, फेमस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, सभी तरह के बुक आपको वहाँ की लाइब्रेरीज में मिल जाएंगे। चाइना और जापान के बाद हम बढ़ते हैं हमारे न्यू टॉपिक, प्रिंट कम्स टू यूरोप। तो आपको बता दें, पहले ही चाइना से सिल्क रूट से होते हुए पेपर यहाँ पहुँच चुका था। और 1295 में एक फेमस एक्सप्लोरर थे मार्को पोलो, वो चाइना को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो वहाँ उन्होंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सीखी, और इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को वो अपने साथ इटली लेते हैं, और बाद में ये पूरे के पूरे यूरोप में फैल गया। यूरोप में प्रिंट आने से स्टूडेंट और मर्चेंट बहुत खुश थे, क्योंकि वहाँ प्रिंटिंग सस्ती हो गई थी और वो बुक्स वगैरह सस्ते दामों में खरीद सकते थे। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। वहाँ के जो रिच एरिस्टोक्रेट थे पेपर प्रिंटिंग को चीप और वल्गर मानते थे। उनके लिए स्पेशली प्रिंटिंग किया जाता था वेलम में, और वेलम जानवरों के स्किन से बनी होती थी। अब स्टोरी में थोड़ा सा पॉज लेते हैं और मैन्युस्क्रिप्ट के बारे समझ लेते हैं। तो हैंड रिटन बुक्स होती थी जिन्हें कहा जाता था मैन्युस्क्रिप्ट। तो यूरोप में जैसे ही बुक्स की डिमांड बढ़ी तो बुक सेलर मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के लिए स्क्राइब्स हायर करने लगे। तो स्क्राइब्स क्या होता है? स्किल्ड हैंड राइटर्स को स्क्राइब्स कहते हैं। और एक एक बुक सेलर 50-50 स्क्राइब्स को हायर करता था बुक लिखने के लिए। फिर भी बुक की डिमांड पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि बुक्स को लिखना बहुत ही थका देने वाला काम था, बहुत ही लेबोरियस और मेहनत वाला काम था, और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम था। और साथ में मैन्युस्क्रिप्ट बहुत ही फ्रेजाइल होते थे, जो आसानी से ख़राब हो जाते थे, और एक जगह से दूसरे जगह इनको ले जाना भी मुश्किल होता था। और हैंड रिटन होने के कारण इसको पढ़ना भी थोड़ा मुश्किल पड़ता था। और इन्हीं सब कारणों की वजह से यूरोप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पॉपुलर हो गया, और 15वीं सेंचुरी में वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी हर जगह इस्तेमाल होने लगी। चाहे कपड़ों में प्रिंट करना हो, या कार्ड्स में प्रिंट करना हो, या रिलीजियस पिक्चर्स प्रिंट करना हो, हर जगह वुड ब्लॉक प्रिंटिंग छा गया। जलवा है हमारा। लेकिन प्रिंटेड मटेरियल की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग था ये उसका डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे एक नए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, और दुनिया को एक नया टेक्नोलॉजी मिल भी जाता है। जर्मनी के जोहान गुटेनबर्ग न्यू प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करते हैं। भाई आप थोड़ा गुटेनबर्ग के बारे में देख लेते हैं और उनके प्रिंटिंग प्रेस के बारे में देख लेते। तो गुटेनबर्ग एक व्यापारी, बोले तो मर्चेंट के बेटे थे,
और इनकी बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर स्टेट थी, जहां बचपन से ही इन्होंने ऑलिव्स और वाइन की प्रेस देख रखी थी। और बाद में ये मास्टर गोल्ड स्मिथ बनते हैं, स्टोन को पॉलिश करना सीखते हैं और लीड का मोल्ड बनाने भी सीख जाते हैं, जिनका इस्तेमाल वो लेटर्स को बनाने में करते हैं। और इन सब चीजों का यूज करके ये फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन बनाते हैं। गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस में एक हैंडल था जिससे स्क्रू घूमती थी और प्लेटर नीचे जाता था, और नीचे होता था प्रिंटिंग ब्लॉक जिसमें लेटर रखी जाती थी और ये लेटर्स मूव कर सकती थी, और इन लेटर्स के ऊपर रखा जाता था पेपर और प्लेटर इसी को दबाता था और उसमें आसानी से प्रिंट हो जाता। और गुटेनबर्ग अपने प्रिंटिंग प्रेस से सबसे पहली बुक छापते हैं बाइबल, और 3 सालों में बाइबल की 180 कॉपीज छापते हैं, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत फास्ट। आपको बता दें, न्यू टेक्नोलॉजी आने के बाद भी हैंड प्रिंटिंग चलते रहता है, बल्कि इन प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट किए हुए बुक्स के बॉर्डर्स हाथ से बनाए जाते थे और पिक्चर्स के लिए जगह छोड़ दी जाती थी, जहां पे रिच लोग अपने हिसाब से डिजाइन बनवा सकते थे और पिक्चर बनवा सकते थे। अब ये गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी से निकलकर पूरे यूरोप में फैल जाता है। लोग ये प्रिंटिंग प्रेस की टेक्नोलॉजी अपने देश में लेकर जा रहे थे और हर जगह लोग इसको सेटअप करने में मदद करते थे। प्रिंटिंग प्रेस के आने से इतना फास्ट प्रिंटिंग होने लगा था कि जहां 15th सेंचुरी में सिर्फ 20 मिलियन कॉपी की गई थी, वो 16th सेंचुरी में बढ़कर 200 मिलियंस हो जाती। और यही मैकेनिकल प्रिंटिंग हमें प्रिंट रेवोल्यूशन की ओर लेकर जाता है। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा टॉपिक, द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। इसका मतलब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि प्रिंट रेवोल्यूशन का असर सोसाइटी में कैसा हुआ। उसको शुरू करने से पहले देख लेते हैं हम व्हाट वाज प्रिंट रेवोल्यूशन। तो प्रिंट रेवोल्यूशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नए तरीके से बुक्स को प्रिंट करने की टेक्नोलॉजी आ गई, बल्कि लोगों का रिलेशन इंफॉर्मेशन से, नॉलेज से और अथॉरिटी से पूरी तरीके से बदल दिया और लोगों को चीज़ों को देखने का एक नया नज़रिया प्रोवाइड किया। अ न्यू रीडिंग पब्लिक। आपको बता दूं मैं कि प्रिंट रेवोल्यूशन से पहले सिर्फ एलाइट लोग ही बुक्स पढ़ा करते थे, क्योंकि वो अमीर भी थे और पढ़े लिखे भी थे और इजीली बुक्स को अफोर्ड कर सकते थे, जबकि कॉमन सिटीजन्स गरीब थे और ये बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए ये लोग ओरल कल्चर फॉलो करते थे, मतलब सिर्फ सुनते थे। बड़े बड़े गैदरिंग में एक व्यक्ति बुक पढ़ पढ़ कर सुनाता था, बाकी लोग सिर्फ सुनते थे। लेकिन फिर जब प्रिंट रेवोल्यूशन आया तो बुक्स सस्ती हो गई, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम था कि बुक तो सस्ती हो गई थी, लेकिन कॉमन पीपल्स को पढ़ना नहीं आता था, तो फिर वो बुक्स खरीदे ही क्यों? तो बुक सेलर्स ने क्या किया, ऐसी बुक्स पब्लिश करना शुरू किया जिसमें टेक्स्ट से ज्यादा इमेजेस थे। जैसे कि हम लोग देखते थे ना, बचपन में कॉमिक्स छपता था, हमें पढ़ना भले ही नहीं आता था, लेकिन कॉमिक्स में इमेजेस की वजह से वो इंटरेस्टिंग लगता। इसका फायदा ये हुआ कि कम पढ़े लिखे लोग भी चीजों को इजीली समझने लगे। इस तरीके से धीरे धीरे हियरिंग पब्लिक रीडिंग पब्लिक में शिफ्ट हो गई। रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। प्रिंट रेवोल्यूशन आने के बाद कोई भी अपने आइडियाज को सर्कुलेट कर सकता था और बहुत लोगों तक पहुंचा सकता था। बहुत लोग इससे खुश भी थे और बहुत लोग इससे नाराज भी थे। नाराज होने का कारण ये था कि अगर प्रिंट को कंट्रोल नहीं किया गया और ये डिसाइड नहीं किया गया कि क्या प्रिंट करना है क्या नहीं प्रिंट करना है, और तो रिबिलियस और इररिलीजियस थॉट फैल सकती है। और उनका मानना था जो वैल्यूएबल टेक्स्ट है उनकी अहमियत पूरी तरीके से घट जाएगी, और अथॉरिटीज को डर था कि लोग उनको चैलेंज करने लग जाएंगे, और होता भी ऐसा है। 1517 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर। उन्होंने 95 थीसिस लिखी जिसमें रोमन कैथोलिक चर्च के प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज किया और ओपनली रोमन कैथोलिक चर्च को डिबेट के लिए चैलेंज किया। और जो मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखे थे वो तुरंत ही पॉपुलर हो जाता है, लोगों का उसको सपोर्ट मिलने लगता, और फाइनली रोमन कैथोलिक चर्च 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। प्रिंट एंड डिसेंट। तो भाई प्रिंट की वजह से जब कम पढ़े लिखे लोग रिलीजियस लिटरेचर पढ़ते थे तो उसका मैसेज गलत इंटरप्रेट कर सकते थे और कुछ भी गलत प्रिंट कर सकते थे, क्योंकि उस समय प्रिंट पर कोई भी सेंसरशिप नहीं थी, मतलब कोई भी रोकथाम नहीं थी। ऐसा ही एक व्यक्ति था 16th सेंचुरी में जिसका नाम था मिनोकियो, जो कि एक इटालियन मिलर था। बोले तो चक्की मिल चलाता था, जो अपने लोकेलिटी में अवेलेबल प्रिंटेड बुक्स को पढ़ता था। वो बाइबल पढ़ता और अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अपना इंटरप्रिटेशन करता और बाइबल के मैसेज के अगेंस्ट कुछ गलत लिखता है और प्रिंट करवा देता है, जिससे रोमन कैथोलिक चर्च गुस्सा हो जाती है और मिनोकियो को 2 बार ऐसा करने से रोका जाता है। बाद में ना मानने पर उसको एग्जीक्यूट करा दिया जाता है। ये सारे इंसिडेंट को देखकर रोमन कैथोलिक चर्च को लगता है कि सेंसरशिप लगाना जरूरी है, तभी लोग गलत चीज प्रिंट करना बंद करेंगे। इसके लिए 1558 में रोमन कैथोलिक चर्च ने इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स बनाया, मतलब एक लिस्ट बनाई जिसमें बताया गया कि कौन कौन से बुक्स छापना इल्लीगल है। अब हम चलते हैं हमारे 4th टॉपिक की ओर, द रीडिंग मेनिया। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे यूरोप में रीडिंग का क्रेज। तो आपने पहले ही देख लिया कि यूरोप में ज्यादातर लोग इलिटरेट थे, लेकिन धीरे धीरे हर जगह विलेजेस में चर्चेस अपने स्कूल खोलने लगती है,
जिससे यूरोप का लिटरेसी रेट 60 से 80% तक बढ़ जाता है। जैसे ही लोग लिटरेट होते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, तो रीडिंग मटेरियल की डिमांड बढ़ जाती है। तो बुक सेलर नए नए तरीके के बुक छापने लगते हैं और बुक सेलर पेडलर्स को एम्प्लॉयड कर लेते हैं। बोले तो फेरी वाले को काम में रख लेते हैं। फेरी वाले का काम था घर घर जाकर के बुक बेचना। नए तरीके के बुक में अल्मैनाक, बोले तो रिचुअल कैलेंडर, बल्लाड्स, फोल्क टेक्स्ट, इंटरटेनमेंट के लिए नए नए तरीके के बुक छापने लगते। जैसे कि इंग्लैंड में बात की जाए तो पेनी चैप बुक। पेनी चैप बुक होता था जो कि बुक मिलता था 1 पेनी में, ताकि गरीब लोग भी इसको खरीद सके। इसी तरीके का बुक हम लोगों को देखने को मिलता है फ्रांस में, ब्लिथिक ब्लू, जो कि सस्ते दाम में मिल जाती थी और पुअर क्वालिटी में छपी होती थी, जिसका कवर ब्लू कलर का था, जिसके कारण इसका नाम पड़ा था ब्लिथिक ब्लू। 18वीं सेंचुरी तक न्यूज़पेपर और जर्नल्स भी मार्केट में आने लगे, जिसमें ट्रेड और बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ पब्लिश होती थी। इसके अलावा डिफरेंट साइंटिस्ट और फिलोसोफर जैसे आइजैक न्यूटन, वोल्टायर, रूसो के आइडियाज और थ्योरीज भी प्रिंटेड मटेरियल के थ्रू लोगों तक पहुंच रही थी। मतलब इस टाइम पीरियड में रीडिंग मेनिया देखने को मिल रही थी, मतलब बुक्स का क्रेज देखने को मिल रहा था। ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स 18वीं सेंचुरी तक लोगों को प्रिंट के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया था। लोग यह सोच रहे थे कि बुक्स की वजह से ही सोसाइटी में प्रोग्रेस और एनलाइटमेंट देखने को मिलेगा। लोगों का यह भी मानना था कि किताबों की मदद से पूरी वर्ल्ड चेंज हो सकती है और सोसाइटी को डेस्पोटिक पावर से आज़ाद किया जा सकता है। इसका मतलब कि ऐसा सिस्टम जिसमें सारी की सारी पावर एक आदमी के हाथ में ही हो, जैसा कि मोनार्की में होता है। ऐसे ही एक फ्रांस नोबलिस्ट थे, लुइस सेबेस्टियन मर्सियर। उनका मानना था प्रिंटिंग इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन, जो कि दुनिया से डेस्पोटिज्म पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। जिसमें वह दुनिया के अलग अलग डेस्पोटिक मोनार्क को कहते हैं डरो और कांपो, क्योंकि अब वर्चुअल राइटर का दौर है। क्योंकि वर्चुअल राइटर ने अगर किंग के खिलाफ कुछ भी लिख दिया और लोगों तक उनका लिखा हुआ पहुंच गया, तो लोग किंग के खिलाफ रिवॉल्ट कर देंगे और किंग का सिस्टम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। और फ्रेंड्स ऐसा हुआ भी। ऐसा माना जाता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसमें प्रिंट का काफी बड़ा रोल था। प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बहुत सारे हिस्टोरियन आर्ग्यू करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आने का सबसे बड़ा कारण था प्रिंट कल्चर। इसके लिए वो 3 आर्ग्यूमेंट देते हैं, जिसमें पहला आर्ग्यूमेंट था प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स। मतलब कि प्रिंट की वजह से जो एनलाइटमेंट थिंकर्स थे, जैसे कि वोल्टायर और रूसो, वो अपने आइडियाज को राइटिंग की मदद से लोगों तक पहुंचाते थे, जिससे उन्हें समझ में आने लगा था कि क्या सही और क्या गलत है। सेकेंड, प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, यानी जो इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाए गए नियम कानून थे, लोग उसे अब क्वेश्चन करने लगे थे, अब सवाल पूछने लगे थे कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं। और हिस्टोरियन तीसरा आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि जैसे कि आपको पता होगा कि फ्रेंच सोसाइटी पहले 3 हिस्सों में बटी हुई थी, जिसमें क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमनर्स आते थे। क्लर्जी में चर्च के लोग आते थे और नोबिलिटी में राजा और राजा के संबंधी लोग आते थे, और कॉमनर्स में आते थे आम लोग, जैसे कि किसान और मजदूर, जो कि पुअर थे। हमने ये भी देखा था जो क्लर्जी और नोबिलिटी थे, इनको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता था, बल्कि सारा का सारा टैक्स कॉमनर्स से लिया जाता था। तो 1780s आते आते तक ऐसी लिटरेचर छपने लगी थी जो कॉमनर्स को सपोर्ट करती थी और प्रेरित करती थी कि देखो तुम्हारे साथ कितना अत्याचार हो रहा है, और साथ में ही कार्टून्स और कैरिकेचर से रॉयल्टी का मजाक भी उड़ाती थी। तो कहीं ना कहीं लिटरेचर्स की वजह से लोगों में रेवोल्यूशन की भावना पैदा हुई थी। ये तो हुई हिस्टोरियन के आर्गुमेंट, लेकिन क्या सच में प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रेवोल्यूशन कराया? तो इसका आंसर एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से देता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि प्रिंट हेल्प किया आइडियाज को स्प्रेड करने। लेकिन हमें एक चीज ये भी समझना पड़ेगा कि लोग जहां तक वोल्टायर, रूसो के आइडियाज को पढ़ रहे थे, वहीं चर्च प्रोपेगेंडास को भी पढ़ रहे थे। तो लोग जो चीज भी देखते थे उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करते थे, बल्कि कुछ चीजों को मानते थे और कुछ चीजों को रिजेक्ट भी कर देते थे। हम ये नहीं कह सकते कि प्रिंट ने डायरेक्टली लोगों के आइडियाज को शेप किया, बल्कि हाँ, चीजों को देखने का नजरिया बदल दिया। द 19th सेंचुरी। अब इस टॉपिक में हम यह देखेंगे कि 19th सेंचुरी में प्रिंट किस तरीके से फैलता है और क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो 19th सेंचुरी में लिटरेसी रेट बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जिस वजह से न्यू रीडर्स इमर्ज हो रहे थे। चिल्ड्रंस भी बुक पढ़ रहे थे, वुमेन्स भी बुक पढ़ रही थी, यहाँ तक कि वर्कर्स भी बुक पढ़ रहे हैं। और अब हम इन तीनों ग्रुप के कंटेक्स्ट में देखेंगे और जानेंगे कि प्रिंट कल्चर की वजह से इनके लिए क्या क्या चेंजेस हो रहे थे। तो सबसे पहले जानते हैं चिल्ड्रंस के लिए। तो 19th सेंचुरी में चिल्ड्रंस के लिए स्कूल टेक्स्ट बुक का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया था। सेकंड, 1857 में फ्रांस में एक डेडिकेटेड चिल्ड्रंस प्रेस सेटअप की गई थी, जो कि स्पेशली बच्चों के लिए नई व पुरानी फेरी टेल्स और फोल्क टेल्स छापती।
थर्ड, जर्मनी के दो ब्रदर्स थे जिन्हें ग्रिम ब्रदर्स बोला जाता था। वह अलग अलग ट्रेडिशनल फोक टेल्स को इकट्ठा करते थे और बच्चों के लिए स्पेशल एडिशन तैयार करते थे। फोर्थ, जो कुछ भी अनसुटेबल होता था बच्चों के लिए या कोई वल्गर कंटेंट हो गया तो ऐसी चीजें प्रिंट ना हो जाए, इसके लिए एलाइट्स लोग विशेष ध्यान रखते थे। तो चिल्ड्रेन के कंटेक्स्ट में 19वीं सेंचुरी में यह सब देखने को मिल रहा था। अब हम विमेंस की बात करते हैं। तो 19वीं सेंचुरी में विमेंस रीडर्स भी थी और राइटर्स भी थी, मतलब की बुक्स पढ़ती भी थी और लिखती भी थी। 19वीं सेंचुरी में स्पेशली विमेंस के लिए पेनी मैगजीन और मैनुअल छापे जाते थे जो कि प्रॉपर बिहेवियर और हाउस कीपिंग पर बेस्ड होते थे, जिन्हें महिलाएं काफी शौक से पढ़ती थी। इन सब के अलावा 19वीं सेंचुरी में कई सारी महिलाएं नॉवेल्स भी लिखती थी, जैसे कि जेन ऑस्टेन, द ब्रॉन्टे सिस्टर एंड जॉर्ज एलियट। इन्होंने काफी क्रूशियल रोल प्ले किया था वुमेन्स के नए रूप को डिफाइन करने के लिए, जो कि विल, स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन से भरा हुआ था। अब हम वर्कर्स की बात करें तो 19वीं सेंचुरी तक वर्कर्स के लिए कई सारे लेंडिंग लाइब्रेरीज आ चुकी थी। ऐसी लाइब्रेरीज जो किताबें रेंट पर देते, जो गरीब लोग थे जो कि किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जैसे कि व्हाइट कॉलर वर्कर्स, आर्टिजियन, मिडिल क्लास पीपल, तो यह सब भी किताबें रेंट पर लेकर किताब पढ़ सकते थे। इससे वर्कर्स सेल्फ एजुकेट हो रहे थे। 19वीं सेंचुरी में वर्कर्स न केवल किताबें पढ़ रहे थे बल्कि बुक्स लिख भी रहे थे, जैसे कि वर्कर्स कई सारे पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स लिखते थे और साथ में कई सारे ऑटोबायोग्राफीज भी लिखते थे। फर्दर इनोवेशन, इस टॉपिक में हम ये देखें कि 19वीं सेंचुरी में प्रिंट टेक्नोलॉजी में क्या क्या इनोवेशन आता है, यानी कि क्या क्या बदलाव होते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस थी, जो हैन गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। लेकिन 19वीं सेंचुरी में कई और नई तरीके की प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट होती है, जैसे कि रिचर्ड एम हो जो कि न्यूयॉर्क से थे, वह एक सिलेंड्रिकल प्रेस इन्वेंट करते हैं जो कि पावर ड्रिवन थी और यह 1 घंटे में 8000 कॉपीज प्रिंट कर सकती थी। इसी तरीके से एक ऑफसेट प्रिंट भी इन्वेंट होता है जो एक बार में 6 कलर प्रिंट कर सकता है। 20वीं सेंचुरी आते आते तक लगभग सारी प्रिंटिंग प्रेस इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हो जाती है। साथ ही प्रेस से जुड़ी कई और चीजों में काफी इंप्रूवमेंट होता है, जैसे कि पेपर फीडिंग में इंप्रूवमेंट आता है, पेपर की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आता है। इस साथ में बुक्स के लिए जैकेट्स भी आने लगती है, यानी कवर्स आने लगती है। आपको बता दें कि पहले के बुक्स में कवर नहीं हुआ करती थी, लेकिन बाद में कवर्स को इन्वेंट किया गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रिंटिंग मशीन में, पेपर में और बुक्स में क्या क्या नए इनोवेशन होते हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि इंडिया में प्रिंट की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई। लेकिन फिलहाल उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडिया में प्रिंट की शुरुआत होने से पहले क्या होता था। तो इंडिया में भी प्रिंट की शुरुआत होने से पहले मैन्युस्क्रिप्ट यूज की जाती है। मैन्युस्क्रिप्ट का टॉपिक हम लोग पहले ही बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं, तो इसीलिए इसका हम लोग सेकंड टॉपिक देखते हैं, प्रिंट कम्स टू इंडिया। तो मिड 16th सेंचुरी में कई सारे पोर्तुगीज मिशनरी गोवा आते हैं और अपने साथ इंडिया में पहली प्रिंटिंग प्रेस लेकर आते हैं, जिसके बाद 1674 तक इंडिया में 50 बुक्स कोंकणी और कन्नड़ लैंग्वेज में छप जाती है। इसके अलावा इंडिया में जो कैथोलिक प्रीस्ट आते हैं वो इंडिया में पहली तमिल और मलयालम बुक प्रिंट करते हैं और 1710 आते आते तक जो डच मिशनरी आए थे वो इंडिया में 32 तमिल टेक्स्ट प्रिंट करते हैं। बट ये जितने भी प्रिंट सारे के सारे रीजनल लैंग्वेज में, कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंट नहीं होती। लेकिन 1780 के बाद इंग्लिश प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है। जेम्स अगस्टस हिक्की नाम के एक आयरिश व्यक्ति थे जो पहली इंग्लिश मैगजीन प्रिंट करते हैं बंगाल गैजेट नाम से, जिसमें वो स्लेव्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बताते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल की गॉसिप्स भी पब्लिश किया करते थे। इसकी वजह से जो उस समय के इंडिया के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग नाराज हो जाते हैं और हिक्की को बहुत सताते हैं। फाइनली हिक्की को परसिक्यूट करा देते हैं, यानी जेल में डाल देते हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की इमेज इस मैगजीन की वजह से काफी ज्यादा खराब हो रही थी। साथ में वॉरेन हेस्टिंग ऐसे न्यूज़पेपर को प्रमोट करता था जो कि कंपनी के बारे में अच्छा छापते थे। धीरे धीरे 18th सेंचुरी के आते आते तक काफी सारे इंडियन न्यूज़पेपर भी छपने लगे, जिसमें पहला था बंगाल गैजेट। बट इस बार इसे एक इंडियन ने शुरू किया था, गंगाधर भट्टाचार्य, जो कि राजा राम मोहन रॉय के करीबी। अब हम बढ़ते हैं हमारे न्यू टॉपिक की ओर, रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स। 19th सेंचुरी में रिलीजियस इश्यूज के ऊपर काफी डिबेट हो रहा था, मतलब धार्मिक मुद्दों के ऊपर बहस होना शुरू हो गया था। जो अलग अलग रिलीजियस के बिलीफ थे, एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस थी, उनको क्रिटिसाइज किया जाने लगा था, चाहे वो पब्लिकली हो या फिर प्रिंट के थ्रू। इस समय बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज होने लगी थी, जैसे कि विडो एमोलिशन के ऊपर, जिसे हम सती प्रथा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मोनोथिज्म, प्रीस्टहुड एंड एडल्टरी यानी कि मूर्ति पूजा, इन टॉपिक के ऊपर काफी ज्यादा विवाद हो रहा था और कई सारे रिफॉर्मर थे इनको गलत मानते थे। इसीलिए अलग अलग रिफॉर्मर्स अपने आइडियाज और बिलीव्स को बड़े स्किल तक पहुंचाने के लिए प्रिंट का इस्तेमाल करते थे, और वो भी वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में। वर्नाक्यूलर बोले तो लोकल लैंग्वेज में। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय 1821 में एक वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश करते जिसका नाम था संवद कौमुदी,
जिसमें वो विडो एमुलेशन सती प्रथा को एबॉलिश करने के लिए कैंपेन चला। जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स है, यानी ऐसे हिंदू जो कि ये बिलीव करते थे कि विडो एमुलेशन सही है, वो अपने तरफ से एक न्यूज़पेपर चलाते हैं जिसका नाम था समाचार चंद्रिका, जिसके थ्रू वो राजा राम मोहन रॉय के ओपिनियन को अपोज करते थे। ऐसे ही 1822 में 2 पर्शियन न्यूज़पेपर जामिया जहान नामा और शमसुल अखबार और एक गुजराती न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार यह भी अपीयर होने लगे थे। अब हम यह देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी में मुस्लिम के लिए प्रिंट ने क्या रोल प्ले किया था और हिंदूज के लिए क्या रोल प्ले किया था। अब हम यह देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी में मुस्लिम के लिए प्रिंट ने क्या रोल प्ले किया था। तो 19वीं सेंचुरी में जो मुस्लिम थे उन्हें यह डर सता रहा था कि कहीं क्रिश्चियन उनका रिलीजन कन्वर्जन ना करा दे, क्योंकि मुस्लिम डायनेस्टी खत्म हो चुकी थी। इसलिए जो उलेमा थे, इस्लाम रिलीजन में जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको उलेमा कहा जाता है। वह चीप लिथोग्राफिक प्रेस की मदद से उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज में कई सारे होली स्क्रिप्चर्स का ट्रांसलेशन छापते थे। साथ में कई सारे रिलीजियस न्यूज़पेपर और ट्रैक्ट्स भी छापते थे ताकि वो अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट कर सके। ऐसे 1867 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना देवबंद सेमिनारी, जो कि 1000 ऑफ फतवा जारी करता था, जो कि मुस्लिम को ये बताता था कि डे टू डे लाइफ में इस्लाम को कैसे फॉलो करना है। साथ में ये इस्लामिक रूल्स और रेगुलेशन को भी एक्सप्लेन किया करते थे। अब हम देखते हैं कि हिंदू लोगों में प्रिंट ने क्या रोल प्ले किया था। प्रिंट के पॉपुलर होने के बाद हिंदूज ने भी सारी रिलीजियस बुक्स को पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि 19वीं सेंचुरी में मार्केट में बहुत सारे हिंदू रिलीजियस बुक्स वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, बोले तो लोकल लैंग्वेज में प्रिंट होने लगी। जैसे कि 1810 में कोलकाता में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का पहला प्रिंटेड एडिशन प्रिंट किया, जो कि अवधी लैंग्वेज में थी। इसी तरीके से 1880 से नवल किशोर प्रेस लखनऊ में और श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में रिलीजियस टेक्स्ट प्रिंट किया करते थे, जो कि वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में होती थी, लोकल लैंग्वेज में होती। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। तो जिस तरीके से यूरोप में हमने देखा था कि विमेन्स के लिए अलग से प्रिंट हो रही थी, चिल्ड्रन के लिए अलग से प्रिंट हो रहा था, वर्कर के लिए प्रिंट अलग से हो रहा था, ठीक उसी प्रकार से इंडिया में भी ना केवल रिलीजियस टेक्स्ट प्रिंट हो रहे थे, बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल पब्लिश होना शुरू हो गया। जैसा कि नॉवेल्स, पहले यूरोप में ही सिर्फ नॉवेल्स छपता था, लेकिन धीरे धीरे इंडिया में भी नॉवेल्स छपना शुरू हो जाता है। नॉवेल्स का टॉपिक्स था ऑटोबायोग्राफीज, इमोशन, रिलेशन, इन सभी टॉपिक के ऊपर नॉवेल छपना शुरू हो गई थी। और इंडिया में अलग अलग लिटरेसी फॉर्म आने लगी, जिसमें लिरिक्स होते थे, शॉर्ट स्टोरीज होती थी, एसेज होती थी, और धीरे धीरे 19वीं सेंचुरी आते तक विजुअल कल्चर इमर्ज होने लगा। विजुअल कल्चर का मतलब अब टेक्स्ट के साथ साथ बुक्स में पेंटिंग्स भी छपने लगी थी। उस समय के सबसे फेमस पेंटर थे राजा रवि वर्मा। उनकी कई सारी पेंटिंग को बार बार प्रिंट किया जाता था। अब धीरे धीरे इंडिया में कार्टून्स और कैरिकेचर्स भी छपना शुरू हो गए थे, जिसका इस्तेमाल सोशल और पॉलिटिकल इशू के ऊपर कमेंट करने के लिए किया जाता था। तो इस तरीके से इंडिया में नए नए फॉर्म्स ऑफ प्रिंट छपने लगे थे। वुमेन एंड प्रिंट, धीरे धीरे इंडिया में महिलाओं के जीवन और उनके विचारों के बारे में भी लिखना शुरू हो गया था। स्पेशली जो मिडिल क्लास की महिलाएं थी, उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया था। जहां तक कि जर्नल्स थे, उन्होंने भी महिलाओं के बारे में छापना शुरू कर दिया था, ताकि लोगों को यह पता चले कि वुमेन्स के लिए एजुकेशन कितनी ज्यादा जरूरी है। लेकिन पहले महिलाओं का जीवन ऐसा नहीं। कई सारे हिंदू बिलीव के लोगों का मानना था कि कोई वुमेन पढ़ लिख गई तो वह विधवा हो जाएगी, और कई सारे मुस्लिम का मानना था कि अगर किसी वुमेन ने उर्दू रोमांस को पढ़ना शुरू कर दिया तो वह करप्ट हो जाएगी। पर हम सबको पता है कि एजुकेशन से किसी वुमेन की लाइफ बेहतर ही हो सकती है, खराब नहीं। लेकिन कुछ कंजर्वेटिव हिंदू और मुस्लिम थे जो बदलना नहीं चाहते। वह अपने घर के वुमेन्स को पढ़ने से रोकते, लेकिन फिर भी कुछ वुमेन्स ने एजुकेशन के लिए स्ट्रगल किया और एजुकेशन हासिल किया। ऐसी कई सारे वुमेन्स थी जिन्होंने सीक्रेटली चोरी छिपे पढ़ना सीखा, जैसे कि राज सुंदरी देवी। इन्होंने फिर बाद में जाकर 1876 में अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, जो कि बंगाली लैंग्वेज में था, और उसका नाम था अमार ज़िबान। अमार ज़िबान पहली ऐसी बायोग्राफी थी जिसे एक वुमेन ने लिखा था। ऐसे ही महिला रिफॉर्मर थे जिनका नाम था कैलाश भासनी देवी, जो अपनी राइटिंग की मदद से विमेन के स्ट्रगल और घरों में इंजस्टिस होता था उसे एक्सप्रेस करती थी। इसी तरीके से ताराबाई सिंधे एंड पंडिता रामाबाई, यह भी अपर कास्ट हिंदू वुमेन के बारे में लिखती थी, स्पेशली विडो के लिए लिखती थी। अभी तक महिलाओं के लिए जो भी छप रहा था वो रीजनल लैंग्वेज में छप रहा था, लेकिन 1870 में अब चीजें हिंदी में छपना शुरू हो गई, और अलग अलग टॉपिक जैसे कि वुमेन एजुकेशन, विडोहुड, विडो रीमैरिज, इन टॉपिक्स के ऊपर कई सारी चीजें प्रिंट होने लगी थी। अभी महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए ऐसी कई सारे लिटरेचर्स और टेक्स्ट छपने लगे थे, जो कि वह बताते थे कि अच्छी महिलाएं कैसे बने। जैसे कि पंजाब में राम चड्डा की एक बुक स्त्री धर्म विचार, जिसमें वह बताते हैं कि कैसी एक महिला एक आइडियल वाइफ बन सकती है। इसी तरीके से एक खालसा ट्रैक सोसाइटी थी, और बंगाल में एक बाटला पब्लिकेशन जो ये भी कई चीजें पब्लिश करते थे जो कि विमेन्स के लिए होती थी। प्रिंट एंड पुअर पीपल,
19वीं सेंचुरी आते आते तक मार्केट में सस्ती किताबें आ गई और इंडिया की जो पब्लिक लाइब्रेरीज थे वो भी बुक से पूरी तरीके से भर चुकी थी। अर्ली 20वीं सेंचुरी में गरीब लोग थे, वह भी आसानी से किताब पढ़ सकते थे, लेकिन दोस्तों इन लोगों के बीच में एक समस्या चल रही थी जो थी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जाति को लेकर काफी ज्यादा भेदभाव होता था और कई सारे लोग प्रिंट के हेल्प से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाते थे, जैसे कि ज्योतिबा फुले। इन्होंने 1871 में एक बुक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी, जिसमें वह कास्ट सिस्टम में हो रहे इनजस्टिस को क्रिटिसाइज करते हैं। इसी तरीके से B.R. अम्बेडकर और E.V. रामास्वामी यह भी काफ़ी सारी बातें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में लिखते थे। इनकी राइटिंग पूरी इंडिया में पढ़ी जाती थी। इसी तरीके से कानपुर में एक मिल वर्कर थे, वो 1938 में एक बुक पब्लिश कर जिसका नाम था छोटे और बड़े का सवाल। इन्हीं की तरह से एक और कानपुर मिल वर्कर थे जो कि सुदर्शन चक्र नाम से कई सारी कविताएं लिखते हैं, जिनके कलेक्शन को सच्ची कविताएं बोला जाता था। और तो और वर्कर्स के लिए भी कई सारी लाइब्रेरी सेटअप हो रही थी। अब हमारा लास्ट टॉपिक है प्रिंट एंड सेंसरशिप। तो फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर 1798 में पहले जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वह सेंसरशिप को लेकर इतनी सीरियस नहीं थी, क्योंकि उस समय कोई उन्हें ज्यादा अपोज करने वाला था ही नहीं। धीरे धीरे कॉलोनियल गवर्नमेंट को सेंसरशिप की जरूरत महसूस होने लगी थी, क्योंकि इंडिया के अंदर कुछ इंग्लिशमैन ऐसे थे जो प्रिंट के थ्रू कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को क्रिटिसाइज करते थे। इसलिए 1820 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट में रेगुलेशन पास होता है प्रेस फ्रीडम को कंट्रोल करने के लिए। साथ में जो कंपनी थी वह भी ऐसे न्यूज़पेपर को प्रमोट करती थी जो ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करते थे, लेकिन प्रेस फ्रीडम के छीन जाने से कई सारे जो न्यूज़पेपर एडिटर्स थे वो खुश नहीं थे। इसलिए वो पिटीशन डालते हैं गवर्नमेंट जनरल के लिए, मतलब एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट जनरल की प्रेस लॉ को रिवाइज कर दिया जाए, मतलब पहले जैसे कर दिया जाए। उस समय जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे बेंटिक, तो बेंटिक मान जाते हैं और 1835 में प्रेस लॉ को रिवाइज कर दिया जाता है। लेकिन जब 1871 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है तो इस इंसिडेंट के बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस का एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। जो वर्नाक्युलर प्रेस थे, बोले तो लोकल लैंग्वेज के प्रेस थे, वो अब नेशनलिस्ट बन गए, मतलब नेशनलिस्ट चीजें प्रिंट करने लगे थे। इसको रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास कर। इस एक्ट के तहत कोई कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगर अगेंस्ट में छापते हुए पाया जाता था तो उसे बैन कर दिया जाता था, और बैन के बाद भी अगर नहीं मानता था तो उसे पूरे के पूरे न्यूज़पेपर को ही सीज कर दिया जाता था। लेकिन सेंसरशिप के बावजूद भी नेशनलिज्म से रिलेटेड आर्टिकल का प्रिंट होना बंद नहीं हुआ और कई सारे लोग जेल जाते रहे और कई सारे न्यूज़पेपर सीज होते रहे, लेकिन प्रिंटिंग नहीं रुकती। 1907 में बाल गंगाधर तिलक केसरी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखते हैं जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ता है, लेकिन इस बात से पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा यह चैप्टर खत्म होता है। अब मैं इस चैप्टर के एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज डाल दे रहा हूँ, उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा हर तरह के क्वेश्चन उसमें ऐड कर सकूं ताकि आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 3 जो कि है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझना होगा। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑल ओवर द प्लैनेट। अब भाई किस चीज़ का मूवमेंट या किस चीज़ का एक्सचेंज? तो ह्यूमन बींग्स का मूवमेंट, गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल्स का, टेक्नोलॉजीज का या कल्चरल प्रैक्टिसेस का मूवमेंट और एक्सचेंज ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। और अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो द इंटरकनेक्शन ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आज लोग एक देश से दूसरे देश जाकर व्लॉगिंग करते हैं, या फिर घर बैठे दूसरे देश का टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेते हैं, या फिर दो देशों में लड़ाई हो रही हो तो तीसरे देश का बिजनेस में लॉस हो जाता है, या फिर शेयर मार्केट में लॉस हो जाता है। बट ये सब दिखाता है कि देश अभी कैसे इंटरकनेक्टेड है। ये मॉडर्न वर्ल्ड के ग्लोबलाइजेशन के एग्जाम्पल है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि एंशिएंट टाइम में ग्लोबलाइजेशन किस तरीके का था, देश आपस में किस तरीके से जुड़े हुए थे, और जितना अभी का वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है यह इंटरकनेक्शन कैसे शुरू हुआ। तो इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 50 सालों में जो चेंजेस आया वो दिखता है, बट ग्लोबलाइजेशन की एक लंबी हिस्ट्री है। एंशिएंट टाइम्स की बात की जाए तो ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स एक जगह से दूसरी जगह नॉलेज की तलाश में, अपॉर्चुनिटी की तलाश में, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए और टू एस्केप परसिक्यूशन, अत्याचार से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब भाई जाहिर सी बात है, जब यह लोग ट्रैवल करेंगे तो खाली हाथ तो ट्रैवल करेंगे नहीं, तो अपने साथ गुड्स, मनी, स्किल, आइडियाज़, इन्वेंशन, यहाँ तक कि बीमारी और जर्म्स भी लेकर जाते थे।
तो इस तरीके से एक जगह की चीज़ दूसरी जगह जाने लगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया जाए तो हजारों सालों से मालदीव की करेंसी के तौर पे कौड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। यानी कौड़ी का ओरिजिन मालदीव से है, लेकिन यह कौड़ियाँ अभी चीन, ईस्ट अफ्रीका में पाई जाती है। वैसे तो भाई कौड़ियाँ इंडिया में भी पाई जाती है, चाहे वो फिल्म का डायलॉग हो या फिर कार्टून का सॉन्ग। सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड ट्रेड का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है सिल्क रोड। तो सिल्क रूट ऐसे रास्ते थे जो समुद्र में भी थे और ज़मीन में भी थे, जो एशिया को, यूरोप को और अमेरिका को आपस में जोड़ते थे। तो इसका नाम सिल्क रूट इसलिए पड़ा क्योंकि चाइनीज़ कार्गो सिर्फ सिल्क लेकर इसी रूट से जाया करती थी, और सिर्फ सिल्क कार्गोज इस रूट से नहीं जाया करती थी, बल्कि चाइनीज़ पॉटरी भी इस रूट से गई। और इसी रूट का इस्तेमाल करते हुए इंडिया का टेक्सटाइल और स्पाइसेस यूरोप जाता था, और बदले में वहाँ से प्रीशियस मेटल जैसे कि सोना चांदी इंडिया आता था। ट्रेड्स एंड कल्चर गो हैंड ऑन हैंड, यानी ट्रेड और कल्चर हमेशा साथ साथ चलता है। जैसे कि क्रिश्चियन मिशनरी इसी रूट का इस्तेमाल करते हुए एशिया में आए, और बाद में मुस्लिम प्रीचर्स ने भी इसी रूट का इस्तेमाल किया एशिया आने के लिए, और इन सबसे पहले बुद्धिस्ट मिशनरी इसी रूट का इस्तेमाल करते हुए ईस्ट इंडिया से पूरे वर्ल्ड में फैला। फूड ट्रैवल्स स्पैगेटी एंड पोटैटो। अब एक बात सोचने वाली है, ट्रेडर्स जब ट्रैवल करते होंगे तो भूखे तो ट्रैवल करते नहीं होंगे, कुछ तो खाना अपने साथ लेकर जाते होंगे, या फिर कोई सीड या फिर बीज अपने साथ लेकर जाते होंगे ताकि वहाँ जाकर के कुछ फसल उगा सके। इसी का एक एग्जांपल है नूडल्स। जैसे कि नूडल्स आज आप देखिएगा तो इंडिया के हर गली चौराहे पे आपको मिल जाएगा, बट ये नूडल्स चाइनीज़ है। और इसी तरीके से ये नूडल्स जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में गया तो वहाँ जाकर के ये स्पैगेटी बन गया। अब पास्ता का एग्जांपल ले लिया जाए, इंडिया में देखिएगा तो घर घर में शाम के स्नैक्स के तौर पे पास्ता आपको मिल जाएगा, लेकिन ये अरब ट्रेडर्स के द्वारा लाया गया। और 5th सेंचुरी में जब ये अरब ट्रेडर्स सिसिली गए, जो कि आज इटली है, वहाँ भी हो सकता है कि यही अरब ट्रेडर्स पास्ता को लेकर गए होंगे। इसी तरीके के सिमिलर फूड इंडिया और जापान में पाए जाते हैं, जिनके ओरिजिन का पता लगा पाना शायद इम्पॉसिबल ही हो। और तो और इंडिया में जो आज कॉमन फूड पाए जाते हैं, जैसे पोटैटोज, सोया, ग्राउंड नट्स, मेज, टोमेटोज, चिली, स्वीट पोटैटो, ये सब फूड हमारे एंसेस्टर्स जानते ही नहीं थे। तो सवाल उठता है, ये सब कॉमन जो फूड है ये इंडिया आया कैसे? तो 5th सेंचुरी पहले एक ट्रैवलर थे, क्रिस्टोफर कोलंबस। ये तो ढूंढने निकले थे इंडिया, लेकिन गलती से पहुंच गए एक नए कॉन्टिनेंट जिसका नाम बाद में पड़ा अमेरिका। वहाँ से एशिया और यूरोप में ये सब फूड आया। कुछ वक्त तो ऐसा होता है जब ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स कुछ नया फूड लेकर दूसरे एरिया में जाते हैं तो वहाँ लाइफ और डेथ का डिफरेंस बन जाता है। जैसे कि लाइफ का एग्जांपल लिया जाए तो पोटैटो जब यूरोप पहुँचा तो यूरोप के गरीब भरपेट खाना खाने लगे, उनकी लाइफ बेटर होने लगी। लेकिन यूरोप में ही एक देश है आयरलैंड, जो कि पोटैटो की खेती में इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हुआ कि बाकी सभी चीज़ों की खेती छोड़ दी। अब जब पोटैटो का खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो गया तो यहाँ हजारों की संख्या में लोग मर गए। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। जब यूरोपियन सेलर्स ने एशिया के लिए सी रूट ढूंढ लिया और सक्सेसफुली वेस्टर्न सी को क्रॉस करके अमेरिका पहुंच गए, तो एक तरीके से प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रिंक हो गया। यानी जो देश पहले कटे कटे हुए थे, रोड्स के मीडियम से वो जुड़ गए। अमेरिका पहले बहुत रिच कंट्री हुआ करता था, तो मैक्सिको और पेरू के माइन से मिनरल्स ले जाकर के स्पेशली सिल्वर यूरोपियन अमीर बनने लगे, और इन पैसों का यूरोपियन एशिया से ट्रेड करने में इस्तेमाल किया करते थे। अब यूरोप में ये कहानी फैलने लगी कि भाई अमेरिका में एक सिटी है, सिटी ऑफ गोल्ड्स, एल्डोराडो। तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने सोचा क्यों न पूरे कॉन्टिनेंट में ही कब्जा कर लिया जाए। तो अमेरिका को जीतने के लिए सबसे पहले स्पेन और पोर्तुगीज़ निकल पड़े, और वो जाकर के अमेरिका को आसानी से जीत भी लिया। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या यूरोपियन इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि इतना लंबा समुद्र का जर्नी करने के बावजूद इतनी आसानी से पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को जीत लिया? तो बात दरअसल ऐसी है कि यूरोपियन ने अमेरिका को जीतने के लिए सिर्फ गन पावर का इस्तेमाल नहीं किया, उनका सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार था एक डिजीज़, स्मॉल पॉक्स। अब आप ये सोच रहे हो कि स्मॉल पॉक्स हथियार कैसे हो सकता है? आपको बता दें, अमेरिका सालों से आइसोलेशन में था, मतलब किसी भी कंट्रीज़ के कांटेक्ट में नहीं था। अब सालों से आइसोलेशन में रहने के कारण अमेरिकन्स के बॉडी में इन बीमारियों के लिए इम्यूनिटी नहीं थी। तो जैसे इन्फेक्टेड यूरोपियन लोग वहाँ पहुँचे और अमेरिकन इनके कांटेक्ट में आए, तो ये डिजीज़ उनके लिए पूरा डेडली साबित हुआ।
और पूरा का पूरा कम्युनिटी को ही ये बीमारी ख़त्म कर दिया और यूरोपियन के जाने से पहले ही उनका रास्ता वहाँ पे क्लियर हो गया। आपको बता दें सबसे खतरनाक हथियार था स्मॉल पॉक्स। ये गन से भी ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि गन क्या किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है या फिर कैप्चर किया जा सकता है और उल्टा इन्वेटर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन स्मॉल पॉक्स को उल्टा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूरोपियन पहले से इस बीमारी के लिए इम्यून थे। आपको बता दें उस समय यूरोप की स्थिति बहुत खराब थी, हर तरफ गरीबी थी, सिटी क्राउडेड थे, बीमारी फैली हुई थी और लोगों को धर्म के नाम पे मार दिया जाता था। इसलिए यूरोप के लोग अमेरिका भाग रहे थे। अब बात करते हैं ट्रेड की, तो 18वीं सेंचुरी तक इंडिया और चाइना वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्री थे और एशिया वर्ल्ड के ट्रेड को डोमिनेट करता था। और 15वीं सेंचुरी से पहले चाइना ओवरसीज कॉन्टैक्ट तोड़ के आइसोलेशन में चला जाता है, जिसके कारण चाइना का ट्रेड में रोल घट जाता है और इंडिया में ब्रिटेन का कब्जा हो जाता है। इसीलिए यूरोप फिर ट्रेड को डोमिनेट करने लगता है। अब थोड़ा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड यूरोपियन हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, नॉलेज एंड कस्टम अक्रॉस यूरोपियन कंट्रीज ड्यूरिंग द मिड 16th सेंचुरी। और सेकंड क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ग्लोबल एक्सचेंज बिफोर 17th सेंचुरी। इस टॉपिक का तीसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज हेल्प कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिकन। बाकी इस चैप्टर से बहुत सारे MCQs आए हैं जो कि वीडियो से क्लियर हो जाएंगे।